इंग्लिश का सारा पेपर करके आते हैं एग्जाम में, सबसे ज्यादा गलतियां इंग्लिश में क्यों आती है? क्योंकि इंग्लिश की एक खास बात है कि वो लुभाती बहुत है। आज की स्ट्रैटेजी में हम टैब्यूलर मेथोडोलॉजी करेंगे। परेशान मत हो, आज की स्ट्रैटेजी करने के बाद हर बच्चा 75 में 75 टारगेट कर सकता है। क्या आप तैयार हैं? अपनी गलतियों को जानने के लिए आपका इंग्लिश को सोचने का तरीका बदल देगा। इंग्लिश का सारा पेपर करके आते हैं एग्जाम में, लेकिन फिर भी नंबर क्यों गलत होते हैं? एग्जाम से निकलने के बाद ऐसा लगता है कि हमने 25 सवाल किए, 75 में 75 आएंगे, लेकिन एग्जाम की जब आंसर की आती है, जब नंबर कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे ज्यादा गलतियां इंग्लिश में क्यों आती है? क्या ऐसा आपके साथ भी होता है? इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट सोचता है कि यार मुझे इंग्लिश पढ़ने की क्या जरूरत है, मेरे तो नंबर आ ही जाएंगे। और फाइनली जब रिजल्ट आता है तो सबसे कम नंबर इंग्लिश में आते हैं, क्योंकि इंग्लिश की एक खास बात है कि वो लुभाती बहुत है। देखने में लगते हैं सवाल बहुत आसान और आप उसमें आंसर मार्क कर देते हो। जैसे ही आंसर मार्क करते हो आपको लगता है अरे इंग्लिश का पेपर तो बहुत आसान था, लेकिन फाइनली जब रिजल्ट और आंसर की आती है तो सबसे ज्यादा नेगेटिव नंबर आते हैं इंग्लिश में। क्या मैं गलत बोल रही हूं? ऐसा ही होता है आप सभी के साथ। और ये गलती सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाला नहीं, हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट भी करता है। दोनों के संग मैं आपको फर्क बताती हूं। इंग्लिश मीडियम वाला सोचता है हमें तो सब इंग्लिश में आता है, और ओवर कॉन्फिडेंस उसका नंबर ले जाता है। और हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट सोचता है कि अरे इंग्लिश मीडियम वाला तो मेरे से वैसे भी ज्यादा लाएगा, इंग्लिश मीडियम वाला तो मेरे से वैसे भी ज्यादा लाएगा, उसको अलग अलग तरीके पता है, तो हिंदी मीडियम वाला का डर उसे ले जाता है। परेशान मत हो, आज की स्ट्रैटेजी करने के बाद इस स्ट्रैटेजी को देखा हर बच्चा 75 में 75 टारगेट कर सकता है। और जब मैं कहती हूं 75 तो उसी भरोसे के संग कहती हूं जो इस वक्त आपको मेरी आवाज में दिख रहा है। आज की स्ट्रैटेजी में हम टैब्यूलर मेथोडोलॉजी करेंगे, जो कि आपका इंग्लिश को सोचने का तरीका बदल देगा। तो क्या आप सब तैयार हैं इंग्लिश में 75 में 75 लाने के लिए? और क्या आप तैयार हैं अपनी गलतियों को जानने के लिए कि क्यों हम एग्जाम में पूरे क्वेश्चन करने के बाद भी 75 में 75 पूरे में पूरे नंबर इंग्लिश में नहीं ला पाते? तो मैं बरखा अग्रवाल आज इंग्लिश की स्ट्रैटेजी आपके सामने लेके आई हूं। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें वोकैब आप याद भी करोगे, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें आप वोकैब याद भी करोगे और आपके दिमाग के अंदर वो एग्जाम तक और एग्जाम के बाद भी रिटेन रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्ट्रैटेजी। सबसे पहले मैं इंग्लिश की शुरुआत करने से पहले आपके सामने पूरा पेपर खोल के रखना चाहती हूं। और डरिए मत, आपके संग एसएससी लैब है, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी यहां पे सिर्फ इंग्लिश नहीं बल्कि पूरा का पूरा एमटीएस का बैच चल रहा है, वो भी एकदम फ्री। सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक 4 घंटे हमारे चैनल एसएससी लैब पर एमटीएस की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें सुबह 9 बजे इंग्लिश होता है, 10 बजे मैथ्स होता है, 11 बजे जीएस और 12 बजे रीजनिंग, और सुबह 7 बजे आपका स्पेशल द हिंदू वोकैबुलरी और 8 बजे करंट अफेयर होता है। इस का स्क्रीनशॉट जल्दी से लें सभी लोग। स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए अब हम शुरू करते हैं। पेपर 2024 में हम क्या रखें कि हमारे पास से चीजें आती चली जाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। पेपर इस तरीके से आता है आपके एग्जाम में, 20-20 सवाल आते हैं मैथ्स और रीजनिंग के, और 25-25 सवाल आते हैं इंग्लिश और जीएस के। हर सवाल आपका 3 नंबर का होता है, यानी कि मैथ्स और रीजनिंग 60 नंबर की हो गई और इंग्लिश और जीएस 75 नंबर का हो गया। ठीक है। और दूसरी चीज, यहां पे आपके में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जितने तुक्के मारना है मार लो, पर इंग्लिश में नेगेटिव मार्किंग होती है। और रैंक भी आपका इंग्लिश और जीएस डिसाइड करता है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग क्वालिफाइंग होता है नेचर में। अब आपको समझ में आया एमटीएस में इंग्लिश को राजा क्यों बोला जाता है? क्योंकि यही वो सब्जेक्ट है जो आप पूरा टारगेट कर सकते हो। इंग्लिश और जीएस की इक्वल वैल्यू है एमटीएस में, लेकिन अगर हम बात करें कि हम पूरे नंबर किस में टारगेट कर सकते हैं, तो वो है इंग्लिश। तो चलिए देखते हैं कि इंग्लिश किस तरीके से पूछा जाता है आज की स्ट्रैटेजी में। मैंने आपका 2021, 22 और 23 3 पेपर एनालाइज किए और मेरे सामने ये पूरा चार्ट खुल के आया है। 50% आपकी वोकैबुलरी पूछी जाती है। तो आज की स्ट्रैटेजी हमारी पूरी की पूरी होने वाली है वोकैबुलरी के ऊपर। मैं आपको यह भी बताऊंगी कि मॉक कैसे देते हैं, ग्रामर कैसे
पूरा का पूरा हम बीट कर सकते हैं। लेकिन आज इस सेशन में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी के ऊपर। तो वोकैबुलरी को किस तरीके से किया जाए कि हमें याद भी हो जाए और दिमाग में रिटेन भी रहे। तो बस मैं शुरुआत करने वाली हूं कंप्लीट वोकैबुलरी को दिमाग में रिटेन कैसे रखना है। एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं टैब्यूलर मेथड। एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं टैबुलर मेथड ऑफ वोकैब। टैबुलर मेथड ऑफ वोकैब, हमें सिर्फ ये फॉलो करना है। अच्छा, कैसे फॉलो करना है ये भी समझो। 30 से 40 शब्द, 30 लेके चलते हैं, 30 पकड़ के चले। आपको एक दिन में सिर्फ 30 शब्द याद करने हैं। ठीक है, कहां से याद करने हैं मैं ये भी बताऊंगी, लेकिन इसके बाद अब आप लोग जैसे ही इस रिकॉर्डिंग को सुनोगे, मैं आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे वीडियोस रिकॉर्ड करूंगी इसी तरीके के आगे भी। आप लोग क्या करना, इस वीडियो को सुनते सुनते तुरंत दुकान जाना और एक कॉपी खरीद के लाना, उसके ऊपर डाल देना वोकैब बड़ा बड़ा अलग से। ठीक है, अब क्या करना है आपको, डे 1 में यानी कि पहले दिन आपने 30 वर्ड्स आपने याद कर लिए। ठीक है, और उन्हीं शब्दों को जो आपने याद किया है वो आपने नई कॉपी में लिख दिया, जो आपने एमटीएस की इंग्लिश की अलग बनाई है। 30 शब्दों को याद किया और 30 शब्दों को आपने कॉपी पे लिख दिया। ये हो गया डे 1। डे 2 में आप क्या करोगे, डे 2 में न्यू मतलब कि नए 30 वर्ड्स आप याद करोगे, उनको कॉपी में लिखोगे, और ये जो पुराने वाले 30 वर्ड्स हैं डे 1 वाले, वो आप रिवाइज करोगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। डे 1 और डे 2 हमारा निपट गया है। डे 1 में हमने 30 शब्द सीखे, कहां से सीखे वो मैं अभी बताऊंगी आपको। मैं एक सोर्स बताऊंगी, वहां से आपको 30 शब्द याद करने हैं। याद करने के बाद आपको सिर्फ शब्दों को लिखना है कॉपी में। ठीक है, उसके बाद डे 2 में क्या करोगे, नए 30 शब्द सीखोगे, उन 30 शब्दों को कॉपी में लिखोगे, और डे 1 वाला जो लिखा है उसको रिवाइज करोगे। फिर हमारा आ जाता है डे 3। डे 3 में हम फिर से न्यू 30 वर्ड्स, नए 30 वर्ड्स सीखेंगे, उनको कॉपी में लिखेंगे, और जो पुराना वाला हमारा डे 1 एंड डे 2 है उसको हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, डे 3 हमारा हो गया। डे 1 डे 2 डे 3 हो चुका है। अब डे 4 में क्या करेंगे, डे 4 में फिर से हम नए 30 वर्ड्स लिखेंगे, और जो पुराने मतलब पिछला वाला डे 1 डे 2 और डे 3 है उसको हम रिवाइज करेंगे। ठीक, और फिर डे 5 में क्या करेंगे, नो न्यू वर्ड्स मतलब एक भी नया शब्द नहीं पढ़ेंगे, और जो पिछला वाला है यानी कि डे 1 डे 2 डे 3 एंड डे 4, ये चारों दिनों के हम रिवाइज करेंगे। बात समझ में आया, डे 1 डे 2 डे 3 और डे 4 में क्या क्या करना है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये तो समझ में आ गया कि हमें क्या क्या करना है, लेकिन कहां से करना है। तो कहां से करना है ये हम बहुत बड़ा बड़ा लिख के सीखते हैं। डेली इसी चैनल पे मैं सुबह सुबह 7 बजे आपको वोकैबुलरी कराती हूं। कुछ करना नहीं है आपको, कुछ भी सोचना नहीं है, बस सुबह 7 बजे उठ के आ जाना, और इस चैनल पे मैं आपको मिलूंगी वोकैबुलरी कराते हुए। इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये यूट्यूब पे लेक्चर होता है, चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। ये एक रामबाण है। मैं आपको डेली सुबह 7 बजे 25 से 30 कभी कभी 50 शब्द पढ़ाती हूं। आपको क्या करना है, उन शब्दों को आपको बस यहां पे इस तरीके से करना है कि जैसे मैंने सपोज आज मंडे है, मैंने मंडे को आपको 30 वर्ड सुबह सुबह 7 बजे सिखाए। आपको क्या करना है, उसी दिन जो मैंने आपको शब्द सिखाए हैं वो आपने सारे के सारे यहां पे लिख लिए। अच्छा, मैं वर्ड्स लिखने को क्यों कह रही हूं, मीनिंग लिखने को क्यों नहीं कह रही हूं, क्योंकि मुझे पता है जब काम ज्यादा होता है तो उसको लोग करते नहीं है, और सबसे ज्यादा फायदा उसको होता है जो सिर्फ वर्ड्स लिखता है। वैसे भी सुबह 7 बजे जो मैं वर्ड्स कराती हूँ वो सिनोनिम होते हैं, मतलब अगर आपने एक शब्द लिखा तो उसी के जैसे 10 से 15 शब्द अपने आप बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको मीनिंग अलग अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। कॉपी जो आप बनाओगे उसमें पेज पे ऊपर लिखना बड़ा बड़ा डे 1 में आपने जो भी सुबह पढ़ा है द हिंदू में मेरे से, पूरा का पूरा आप लिख दोगे। फिर दूसरे दिन, सपोज दूसरे दिन ट्यूसडे है,
ट्यूसडे को आपने क्या किया, फिर से मेरे से द हिंदू पढ़ा, सुबह सुबह वोकैबुलरी में पढ़ाती हूँ 7 बजे, नए वर्ड्स फिर से लिख दिए, देखो न्यू 30 वर्ड्स आपने फिर से लिख दिए, और जो डे 1 में पढ़ा था आपने डे 2 में उसको रिवाइज कर लिया। ठीक, फिर डे 3 में क्या हुआ, वेडनेसडे आया, वेडनेसडे को मैंने फिर सुबह कुछ पढ़ाया, आपने वो वर्ड्स मेरे से पढ़े, फिर से यहाँ पे आपने लिख दिए नए वर्ड सीख के, और वेडनेसडे को आपने क्या किया, मंडे और ट्यूसडे दोनों जो वर्ड्स लिखे थे पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 में वो रिवाइज कर लिए। डे 4 में आपने क्या किया, थर्सडे आया, आपने फिर से नए शब्द 30 मेरे से सीखे, और जो डे 1, डे 2 और डे 3 में था वो रिवाइज किया। फ्राइडे को आप कोई नया वर्ड्स, मेरी क्लास होती है फ्राइडे को भी, लेकिन आप कोई नया वर्ड्स मत सीखो। फ्राइडे को सिर्फ आपने जो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 में पढ़ा है ना, सिर्फ उसको आपको रिवाइज करना है। यानी कि जो कॉपी में पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 है, उसको आपको रिवाइज करना है बस। इस तरीके से आप 5-5 दिन का रिवीजन करते चलोगे, और जिस दिन आप खुद सोचो, आपका डे 1, डे 2 में भी रिवाइज हो रहा है, डे 3 में भी रिवाइज हो रहा है, डे 4 में भी और डे 5 में भी, मतलब एक एक पन्ना जो आपने लिखा है वो एक एक पन्ना ऑटोमेटिकली इस टैबुलर स्ट्रैटेजी की वजह से 5-5 बार रिवाइज हो रहा है। आप कर नहीं रहे हो, लेकिन ये टैबुलर मेथोडोलॉजी बनी ही ऐसे है कि एक एक दिन आपका 4-4, 5-5 बार अपने आप ऑटोमेटिकली रिवाइज हो रहा है। उसके बाद क्या करना है, 5-5 दिन करके जब आपके 3-4 स्लॉट हो जाएं, तो महीने के एंड में सारी चीजें 2-3 दिन का समय अलग करके बस सारा पूरे महीने का बस रिवाइज करते चलो। आपको यकीन नहीं होगा कि आप एक दिन में 30 वर्ड सीख रहे हो, 30 दिन में 900, लगभग 1000 शब्द। इस टैबुलर मेथोडोलॉजी के वजह से लगभग 1000 शब्द आप सीख रहे हो एक महीने के अंदर, और वो शब्द आप ऐसे सीखोगे जो आपके दिमाग में छप गए होंगे। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगी। अगर मैं आपसे 2 चीज बोलूं, जैसे यहाँ पे काफी लोगों के मन में एक सवाल ये होगा कि मैम जो हम शब्दों को लिख रहे हैं, क्या हम सिर्फ वर्ड्स लिखें? जो हम शब्दों को लिख रहे हैं, क्या हम सिर्फ वर्ड्स लिखें या फिर हम वर्ड्स के संग संग मीनिंग भी लिखें? कितने लोगों के मन में ये सवाल है? अगर आपके मन में एक सवाल है तो आप ये सोचो कि मैंने आपको 2 पन्ने दिए हैं, एक पन्ने पे सिर्फ वर्ड्स लिखे हैं और दूसरे पन्ने पे वर्ड और मीनिंग दोनों लिखा है। आपका दिमाग कहाँ चलेगा? सिर्फ वर्ड्स को रिवाइज करने में या फिर वर्ड्स और मीनिंग दोनों रिवाइज करने में? दिमाग चलाओ और मुझे जवाब दो। सोचो मन में जवाब क्या हो सकता है। जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास 2 पन्ने हैं तो जिस पन्ने में वर्ड और मीनिंग दोनों लिखी है वहां पे मेरा दिमाग नहीं चलेगा, मैं बस पढ़ती चली जाऊंगी। लेकिन वो पन्ना जिसमें सिर्फ शब्द लिखे हैं, उसको रिवाइज करने में मेरा दिमाग ज्यादा चलेगा। ठीक है, जिसमें सिर्फ शब्द लिखे हैं। अब आपको समझ में आया टैबुलर मेथोडोलॉजी में मैं ओनली वर्ड्स क्यों लिखवा रही हूं? क्योंकि जब आप सिर्फ वर्ड्स रिवाइज करते हो ना, तो सामने मीनिंग लिखा नहीं होता है, आप अपने दिमाग पे जोर डालते हो, और जब आप अपने दिमाग पे जोर डालते हो तो और ज्यादा सोचने पे दिमाग मजबूर होता है, और ज्यादा सोचने पे तो सोचने की कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है। तो एग्जाम में जब पेपर आता है ना, तो आपको प्रेशर होता ही नहीं है, क्योंकि आपने डेली इतना प्रेशर दे रखा होता है दिमाग को कि उसको ऑलरेडी प्रेशर झेलने की आदत पड़ गई होती है। तो ये मेथड सिर्फ आपका इंग्लिश में नहीं, बल्कि आपका जो टेम्परमेंट बैलेंस करना है उसमें भी गजब का रोल प्ले करेगी। यही गलती करते हो ना आप लोग कि हम बैठते हैं जब घर में, तब तो पूरा पेपर मैम लगा लेते हैं, लेकिन वही पेपर जब एग्जामिनेशन हॉल में देने जाते हैं तो पसीना सा हो जाता है, दिमाग प्रेशर कुकर बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमें टेम्परमेंट मैनेज करना नहीं आता। तो ये मेथड आपको आपका टेम्परमेंट मैनेज करना भी सिखाएगी। ठीक है, क्योंकि दिमाग को वो सोचने पे एक्सपैंड करेगी डेली बेसिस पे। इस वजह से कॉपी तुरंत बनाना, जैसे ही ये स्ट्रैटेजी देखना, कुछ लोग आज ही देख लेंगे, आज ही मैंने रिकॉर्ड किया है, कुछ लोग हो सकता है 2-3 दिन बाद देखें। जब भी आप इसको देखो, अपनी एक कॉपी बनाओ, कॉपी नई बढ़िया ऊपर लिखो डे 1 में इस पढ़ो, और पढ़ने के बाद वोकैबुलरी को लिखो। तो और आपको कहां से पढ़ना है, कुछ खरीदना भी नहीं है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब करो। डेली सुबह 7 बजे द हिंदू होता है, मैं डेली द हिंदू में आपको 30 शब्द 40 शब्द पढ़ाऊंगी। पढ़ने के बाद उन्हीं शब्दों को आपको डे 1 में लिख लेना है। सिमिलरली डे 2 में नए शब्द और पुराना वाला रिवाइज। इस तरीके से आप करते चलोगे तो आपके एग्जाम में
जो 50% रोल इस वोकैबुलरी का है, इस स्ट्रैटेजी के बाद ये 50% आप गारंटी कर सकते हो कि आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर आप में से किसी को भी डाउट है ना, तो कुछ सोचना नहीं है ना, किसी से कुछ पूछना है, आप सिर्फ इस मेथड को 21 दिन करके देखो। 22वें दिन मैं आपसे पूछूंगी बेटा बताना क्या इंप्रूवमेंट है, तब लिख के बताना कि हाँ मैम क्या इंप्रूवमेंट था। और हर कोई ये चीज करेगा। किसी को भी आप थोड़ा भी पसंद करते हो अपने किसी दोस्त को, किसी फैमिली मेंबर को, तो इस स्ट्रैटेजी को जरूर भेजो, जरूर शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो और देखो कि किस तरीके से पढ़ाई एक्चुअल में करी जाती है। मैं बहुत ही जल्द मॉक कैसे लिया जाता है इसके ऊपर भी एक सेशन लूंगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरी मेथोडोलॉजी समझ में आई होगी। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, मैं सुबह 7 बजे पढ़ाती हूं और पढ़ाने के साथ साथ जो टेलीग्राम है मेरा, ये मेरा टेलीग्राम है @बरखा चैनल, यहां पे मैं PDF भी शेयर करूंगी। बहुत बढ़िया है, अगर आपने नहीं ली है अभी भी इस क्लास को तो जरूर लो। मेरी सुबह 7 बजे क्लास करने का एक एजेंडा होता है कि मैं चाहती हूं जो भी लर्नर मेरे से जुड़ा है उसकी पढ़ाई सुबह सुबह 7 बजे से शुरू हो, पहली चीज। दूसरी चीज, क्लास के अंदर मैं सब याद करा देती हूं और सारे नोट्स मैं अपने टेलीग्राम पे भी दे देती हूं। आप जुड़े रहिए। मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूं कि आप 70, 72, 73 नहीं 75 के लिए टारगेट करोगे रेस में, ठीक है। थैंक यू सो मच, बने रहिए, जुड़े रहिए, आपको सिलेक्शन दिला के ही मानेंगी आपकी बरखा मैम। SSC लैब के संग जुड़े रहिए और इसी तरीके की और भी बेहतरीन स्ट्रैटेजीज मैं आपके लिए लाती रहूंगी। कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और ये जो मैंने आपसे डिस्कस किया है यहाँ पे स्ट्रैटेजी, ये मैंने अपने मन से कुछ नहीं बनाया, कुछ भी नहीं, ये सिंपल सी चीज है। बात करते करते ना मैंने अपने लर्नर्स को एडवाइस किया, अब उन लोगों ने इस चीज को करी। मेरा एक लर्नर था, वो प्रॉपर हिंदी मीडियम में एक विलेज में था, बहुत परेशान था, रोते हुए उसने मेरे को कॉल किया था और उसने इस मेथड को जब फॉलो किया और उसने फोन करके अप्रूवल दिया कि मैम गजब का मेथड था, देखने में तो बहुत सिंपल सा, बहुत ईजी सा है, लेकिन जब मैंने इसको इंप्लीमेंट किया ना, डर दूर हो गया। मतलब दूर हुआ नहीं, दूर भाग गया, ठीक है। आपको खूबसूरत लगेगा और आगे पेपर जितने भी लाइंड अप हैं, सिर्फ MTS नहीं, आपके आगे भी जितने पेपर लाइंड अप हैं, वो सब के लिए आपके मन से इंग्लिश का डर दूर करता चला जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट में लिख के जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।